पिछले क्लास में हम लोग आपका जो एवरेज स्पीड तक पढ़े हुए थे, ठीक है। एवरेज स्पीड से आगे की अगर बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे आज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये कुछ नए टर्म्स हैं। तो डिस्प्लेसमेंट से शुरू करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जैसे मान लो कि एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, ठीक। अब मैं आपसे बोलूं कि आपको इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक जाना है, तो आपके पास सही रास्ता होगा कि आप सीधे ए से बी तक चले जाओ। कोई एक आदमी है जो ए से ऐसे घूमते हुए बी तक जाएगा, कोई ए से ऐसे मस्ती में घूमता हुआ यहाँ तक बी तक पहुंचे। तो अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, पाथ जो हो सकता है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, ए से बी तक जाने का। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने नाम दे दिया कि ये जो है ये एक्स ऐसे जा रहा है, वाई ऐसे जा रहा है और जेड ऐसे जा रहा है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि सबसे जल्दी कौन पहुंचेगा, अगर सबकी स्पीड सेम है तो मान लो कि सबसे जल्दी कौन पहुंचेगा, सबसे कम डिस्टेंस कौन कवर कर रहा है, तो आप बोलोगे कि एक्स सबसे कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। फिर उसके बाद वाई और जेड जो है वो डिपेंड करता है कि कैसे मूव कर रहे हैं। तो उनका जो एक चीज तो श्योर है कि एक्स और वाई जो एक्स का डिस्टेंस है वो वाई और जेड से कम होने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को अगर समझा जाए तो ए जो पाथ चूज, ए से बी तक जाने के लिए एक्स जो पाथ चूज किया, वाई जो पाथ चूज किया और जेड जो पाथ चूज किया, तो पाथ के लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन ए से बी तक के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर आप बात करें कि जो एक्स वाला पाथ जो कोई चूज कर रहा है, जो मिनिमम डिस्टेंस है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ए से बी तक का ही डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। वाई क्या है, डिस्टेंस, और जेड भी क्या है, डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहां से अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या है, ये लेंथ पाथ, जिस रास्ते पे ये लोग जा रहा है उस रास्ते के टोटल लेंथ को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे होगे कि एक फिक्स डायरेक्शन, इसने कभी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया। जैसे अगर बात करो z का, तो z यहाँ पे देखो तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर अपना डायरेक्शन चेंज किया, फिर डायरेक्शन चेंज किया और यहाँ पे ऐसे इस डायरेक्शन में पहुंचा। अगर यहाँ पे देख रहे हो तो ये इधर जा रहा था और यहाँ पे देख रहे हो तो ये इधर जा रहा है, तो देखो तो ये डायरेक्शन चेंज हुआ। यहाँ पे अगर देख रहे हो तो ये इधर जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुआ। लेकिन अगर x की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म को डिस्प्लेसमेंट को अलग अलग तरह से डिफाइन किया जा सकता है। लेकिन हम लोग अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या आप बोल सकते हैं, इट्स अ डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इन फिक्स डायरेक्शन, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ये है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। जैसे यहां पे हमने देखा कि ये जो है वो हमारा डिस्टेंस था और ये क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट। कुछ एग्जांपल से अगर समझे, जैसे मान लो कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और रेक्टेंगुलर फील्ड में कोई एक स्टूडेंट जो है वो ए से चलना शुरू किया और सी तक पहुंचा, ए से चलना शुरू किया, बी से होते हुए सी तक पहुंचा, यानी कि इनिशियल पॉइंट उसका ए था और फाइनल पॉइंट क्या रहा, सी है, ठीक। ए से बी तक का लेंथ को अगर हम 4 मीटर एज्यूम करते हैं और बी से सी तक के लेंथ को 3 मीटर अगर एज्यूम करते हैं, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ए से सी तक जाने में इसका डिस्टेंस क्या रहा होगा, तो आप बोलोगे कि सिर्फ डिस्टेंस जो है ए टू सी, अगर डिस्टेंस की बात करें तो टोटल पाथ का लेंथ होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ए से बी तक का डिस्टेंस और फिर बी से सी तक का डिस्टेंस को अगर ऐड कर दें तो ये जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, दैट मींस डिस्टेंस हो जाएगा 7 मीटर। ये आपका क्या हो गया, डिस्टेंस। क्या ये डिस्प्लेसमेंट होगा? अब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ये कैसे आप समझोगे? तो आप देख रहे हो ए से बी तक का डायरेक्शन जो है वो इस साइड और बी से सी जाने में डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मैंने क्या बताया कि डिस्टेंस फिक्स होना चाहिए,
तो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फिक्स होना चाहिए, डिस्टेंस आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो अगर डिस्टेंस आपको फिक्स रखना है तो आप ए से सी सिर्फ ऐसे जा सकते हो, यहाँ पे आप देख रहे हो ए से सी जाने तक में हम लोग को कोई डिस्टेंस जो कवर कर रहे हैं, क्या उसमें हम अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं? डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हैं। तो अगर हमारा डायरेक्शन फिक्स है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा फिक्स डायरेक्शन, तो अगर मेरा डायरेक्शन यहाँ पे फिक्स है तो मेरा जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस ना होकर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे अगर मैं ए से सी तक की बात करूं कि मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर मैं ए से सी तक जा रहा हूं, कैसे भी मूव करूं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या मैं कवर कर रहा हूं, तो मेरा जो लेंथ होगा ए से सी तक के बीच का वो हो जाएगा। ठीक है, ये ए टू सी लिख लो, ये ए सी नहीं है, ये क्या है आपका ए टू सी जो डिस्टेंस है वो मैंने निकाला, और ए टू सी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा? डायरेक्ट ए एंड सी के बीच का जो लेंथ है वो हो गया। यानी कि आप पहले पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हुए होंगे, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि अगर मान लो ये रेक्टेंगल मैंने बोला था तो ये तो 90 डिग्री होगा, ये आपका अगर यहां से देखो तो ये बेस ही परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो आपको पता है AC अगर हाइपोटेन्यूज है तो ये क्या होगा? अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो यहां से आपने देखा कि AC अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 16 आपको पता है 25 होता है, और फिर आप AC जो है अंडर रूट 25 5 मीटर कैलकुलेट कर लो। तो यहां से जो आपका डिस्टेंस है वो कितना है? 5 मीटर है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 मीटर है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस में आपका क्या होता है? डायरेक्शन चेंज हो सकता है, आप एक बार राइट गए फिर लेफ्ट गए फिर राइट गए फिर लेफ्ट गए, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन आप टोटल जर्नी में जो आप पाथ जो चूज कर रहे हैं उस पाथ के लेंथ को आप क्या बोलिए? डिस्टेंस बोलिए। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? कुछ एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में और क्या क्या डिफरेंस है, और हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकालते हैं। अगर मान लो 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस भी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, तो कुछ एक एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे मान लो कि A, B एंड C ये 3 पॉइंट, ठीक, C को हम लोग यहां रखते हैं, ठीक है, A, B एंड C हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग A से C तक क्या है, पहला वाला जो क्वेश्चन था वैसे ही, तो हम लोग A से पहले B गए, B से C गए, और फिर मान लो C से हम लोग A आ गए, तो A से ही चलना शुरू किया था और वापस A पे ही आ गए। अब इस पूरे केस में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो मान लो ये हमारा जो है यहाँ पे 4 मीटर था, वही एग्जांपल ले लेते हैं, ये 3 मीटर और ये 5 मीटर हो जाएगा। तो आप देखिएगा कि आपका जो पहले डिस्टेंस है फ्रॉम A टू A, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस नॉट डिस्टेंस, डिस्टेंस आप क्या कहिएगा कि आप पाथ का लेंथ कैलकुलेट कीजिएगा। पहले आपको लग रहा है A से B गए, फिर B से C, फिर आपको लग रहा है C से A तक गया, तो आप क्या करिएगा A से B तक का जो लेंथ है 4 मीटर का, B से C 3 मीटर एंड C से A जो है वो 5 मीटर का। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये कितना होगा 4 + 3 7 7 + 5 12 मीटर आपका टोटल जो है वो डिस्टेंस कवर होगा। लेकिन अब जो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप फिर से उस पॉइंट पे लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, तो इनिशियल पॉइंट इसका ये था, फाइनल पॉइंट भी ये है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये कुछ कवर ही नहीं किया ना, जहां से चला वापस वहीं पे आया। तो पाथ का लेंथ तो हम लोग को कैलकुलेट नहीं करना था, हम लोग को फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के बीच का एक फिक्स डायरेक्शन में लेंथ चाहिए। तो फाइनल पोजीशन भी वही, इनिशियल पोजीशन भी वही, तो यहाँ पे हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? नेट डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा हमारा 0। वैसे ही अगर मान लो कि एक सर्कुलर पाथ है, और सर्कुलर पाथ की बात करें तो ये सेंटर है और यहां से मान लो कि ये पॉइंट A है और ये B है, और सेंटर तक का जो ये लेंथ है ये 7 मीटर है, 7। अब A से किसी ने चलना शुरू किया और A से चलते टाइम उसने A से B तक डिस्टेंस कवर किया और फिर से B से यहां तक C पे आकर रुक गया। B से कहां पे आकर रुक गया? C पर आकर रुक गया, सॉरी C पर आकर रुक गया। आपको अब बताना है यहाँ पे कि ये C तक, A से C तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, पहले आपको
डिस्टेंस देन डिस्प्लेसमेंट, ये आपको बताना है। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले एक बार खुद से सॉल्व कीजिए आपका आंसर क्या है, और फिर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं कि क्या होगा, आप मैच कर लीजिए। चलिए, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने वीडियो को रोक के मुझसे ट्राई किया हुआ होगा कि क्या है। पहले समझते हैं, यहाँ पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, पहले डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि ये यहाँ से गया और फिर यहाँ तक आया, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक इसने सी तक अपना डिस्टेंस कवर किया। अब यहाँ पे पहले डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस देखो क्या, तो डिस्टेंस के लिए आप देखते हो कि अगर ये सी तक पूरा का पूरा सी से ए तक आ गया रहता तो ये सर्कुलर फील्ड के सर्कमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करता। लेकिन अभी इसने ये 1/4 ऑफ सर्कमफ्रेंस छोड़ दिया, उतना कवर नहीं किया। तो अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये 3/4 पार्ट, जैसे अगर मान लो यहाँ से ऐसे निकल गया, सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड कर देना, तो इसका ये हो गया, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट, ये 4 अलग अलग पार्ट में, ये चारों इक्वल डिस्टेंस होगा, इक्वल लेंथ होगा सारे। अब यहाँ पे अगर देखो तो इसने कवर कितना किया, ए से सी तक की बात करें तो टोटल 4 था और इसने कवर किया 3, यानी कि 3/4 ऑफ सर्कमफ्रेंस, 3/4 ऑफ सर्कमफ्रेंस कवर। यानी कि अगर हमने डिस्टेंस हमको निकालना है तो क्या करेंगे, 3/4 इनटू सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr, तो आपका हो जाएगा AC जो हो जाएगा 3/2 पाई इनटू r। अब पाई और r का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू 7 नीचे। तो देखो 7 से 7 कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ 11 टाइम में, और 11 × 3 33 मीटर आपका आंसर होगा डिस्टेंस। यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ यहाँ पे 33 मीटर। वही अगर आप डिस्प्लेसमेंट के लिए सोच रहे होंगे कि डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो अब तो इजी हो गया ना डिस्प्लेसमेंट। जैसे आप देखो ए से पहले मान लो कि ये ओ है और फिर यहाँ तक ये सी, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ए से सी तक का मिनिमम डिस्टेंस निकालते हैं, यानी कि ए और सी को ज्वाइन करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होइएगा तो ए ओ सी जो आपका बना वो क्या बना, एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें अगर ये 7 मीटर है तो ओ से सी ये भी आपका क्या होगा, रेडियस होगा, और ये भी 7 मीटर ही होगा। तो 7 मीटर ये 7 मीटर 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ये बचा आपका हाइपोटेन्यूज। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करोगे तो अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी बेस स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर ये भी 7 स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 49 प्लस 49, यानी अंडर रूट ऑफ 98। और आप इसको क्या बोल सकते हो 2 × 49, और 49 को अगर बाहर लेके आओ तो क्या हो जाएगा 7/2 मीटर। ये आपका क्या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्लियर है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं आती। चलो, ऐसे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो आगे हम लोग करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा। अब एक बेसिक चीज है कि क्या समझ आया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। जैसे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर पॉइंट के लिए आपको जानना होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि डायरेक्शन मैटर कर रहा है। यहाँ पे कोई डायरेक्शन मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन जरूरी है। जब भी आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करोगे तो बिना डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करोगे। डायरेक्शन के साथ जो डिस्टेंस कवर होता है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो नोट करो, अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है हमारा, पहले तो आपको डिस्प्लेसमेंट समझ में आया होगा। अभी हम लोग वेलोसिटी समझते हैं। वेलोसिटी की अगर बात करें हम तो हमने इससे सिमिलर एक टर्म देखा था स्पीड। पहले उसको थोड़ा सा अगर समझो आपकी स्पीड क्या होता है, तो आपने बोला था कि स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम होता है, यानी आप बोल सकते हो कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये आपका स्पीड था। लेकिन अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि जैसे हमने स्पीड के बारे में बात किया था तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम रहता था, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम का मतलब कि यहाँ पे आप जो है डिस्प्लेसमेंट दैट मींस जो डिस्टेंस है उसके डायरेक्शन के साथ बात कर रहे हैं।
तो वेलोसिटी का भी एक डायरेक्शन होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, फिर से वही अपना पहले वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि ए बी एंड सी, एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से चलना शुरू किया और सी तक पहुंचा, और यहाँ पे उसको टाइम लग रहा है, उसको 10 सेकंड। कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकंड। और यहाँ पे अगर देखो ये मान लो कि हमारा 4 मीटर था और ये 3 मीटर था, तो हमने देखा था कि अगर हमको स्पीड कैलकुलेट करना है तो हम क्या देखेंगे कि डिस्टेंस कितना कवर होगा। तो आप बोलोगे कि डिस्टेंस जो होगा, तो डिस्टेंस आपका हो गया 4 मीटर प्लस 3 मीटर, दैट इज 7 मीटर। फिर आप देखोगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना कवर होगा, तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट तो ए से सी तक के बीच का ही बस फ्रॉम पॉइंट ए टू सी, तो आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 5 मीटर जो हमने पहले देखा। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 मीटर। क्लियर है चीज, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 5 मीटर और डिस्टेंस कितना हो गया 7 मीटर। तो वहीं से अगर हम स्पीड कैलकुलेट करें तो आप बोलोगे कि 7 मीटर अपॉन 10 सेकंड, दैट मींस 0.7 मीटर पर सेकंड। फिर अगर दूसरी बात करें हम लोग डिस्प्लेसमेंट से, तो क्या कैलकुलेट होता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की अगर बात करें तो आप बोलोगे कि वेलोसिटी के लिए तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, सिर्फ 5 मीटर। तो आप क्या करोगे 5 मीटर अपॉन 10 सेकंड, और यहाँ पे जो आपका हो जाएगा वो 0.5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि आप डिस्टेंस सी पे जो आपका स्पीड है, आप सीधे बोल सकते हो कि आपका स्पीड 0.7 मीटर पर सेकंड। क्या आप इसमें आप डायरेक्शन बोल सकते हो कि वो ए से बी तक का स्पीड है या बी से सी तक का स्पीड? नहीं, क्योंकि ये तो आपने पूरे डिस्टेंस का स्पीड कैलकुलेट किया है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए आप डायरेक्शन बोल सकते हो 0.5 मीटर पर सेकंड फ्रॉम ए टू पॉइंट बी। तो ये आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से निकला हुआ जो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है कवर, उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो यहाँ तक ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी, ये चार हम लोग क्वांटिटी पढ़े, फिजिकल क्वांटिटी, ये चारों में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आप यूनिट की अगर बात करें कि क्या होगा वेलोसिटी का, तो आप देख रहे हो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, टाइम का सेकंड, दैट मींस मीटर पर सेकंड जो आपका यूनिट आएगा वो किसका आएगा, डिस्प्लेसमेंट का। ठीक, सॉरी वेलोसिटी का आएगा। मीटर पर सेकंड जो आपका यूनिट आएगा वो किसका आएगा, वेलोसिटी का आएगा। डिस्प्लेसमेंट का तो मीटर होता है। अब यहां से अगर हम लोग बात करें कि कुछ क्वेश्चंस के थ्रू कुछ क्या सिमिलरिटीज क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस में, वेलोसिटी, स्पीड में, तो देखो पहले एक तो अगर बात करें हम लोग स्पीड और वेलोसिटी की, पहले देख लेते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। तो आप देखो कि स्पीड जो है वो आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड जो होता है वो आपका डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। इसको डायरेक्शन, इसको डिफाइन करने के लिए स्पीड को आप सिर्फ बोल दो 5 मीटर पर सेकंड, तो आदमी समझेगा वो स्पीड है। लेकिन अगर वेलोसिटी किसी का 5 मीटर पर सेकंड है तो आपको उसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि 5 मीटर पर सेकंड किस डायरेक्शन है। तो यहां पे नो नीड ऑफ डायरेक्शन, और यहां पे क्या है कि डायरेक्शन रिक्वायर्ड है। बिना डायरेक्शन के आप वेलोसिटी को नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो हो गया कुछ डिफरेंसेस जो डिस्प्लेस वेलोसिटी और स्पीड में। सिमिलरिटीज है, सिमिलरिटीज क्या है, यूनिट है दोनों का सिमिलर, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये भी है जो आपका पोजीशन पे चेंज होने का जो रेट है वो बता रहा है, ये भी आपका पोजीशन पे चेंज होने का रेट है वो बता रहा है। तो ये कुछ सिमिलरिटीज है, ठीक है। अब यहां से अगर हम देखें कि क्या कभी ऐसा हो सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि स्पीड और वेलोसिटी सेम हो जाए? कभी ऐसा हो सकता है कि स्पीड और वेलोसिटी सेम हो जाए? तो आप उसके लिए देखिए, टाइम अगर मान लो दोनों में सेम लग रहा है तो हम लोग को स्पीड और वेलोसिटी सेम करने के लिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम करना पड़ेगा। तो किसी ऐसे केस में अगर मान लो कि यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम कवर हो रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उस केस में अगर टाइम सेम लग रहा है तो हम लोग जो स्पीड है वही क्या होगा, हमारा वेलोसिटी होगी। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही? तो जैसे देखो वही वाला एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो ए बी सी, तो सी तक जाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट ने ये पाथ चूज किया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि वो अगर थोड़ा समझदारी दिखाता है और ऐसे ही चला जाए ए से सी तक चला जाए तो उसका पाथ जो होता है वो ए से सी तक, ठीक है। पाथ भी क्या होता है, ए से सी तक। तो इस केस में अब बताओ यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाता है कि नहीं हो जाता? ऐसे समझो, मान लो एक है और यहाँ पे ऐसे अगर एक तालाब है और यहाँ पे बी है, ठीक है। अब ए को बी के पास जाना है तो ए को बी के पास जाना है तो उसके पास ऑप्शन है कि ये तालाब से इधर घूम के चला जाए या तो फिर तालाब के इधर से घूम के चला जाए। बीच का एक शॉर्टकट रास्ता ये है कि कूदे तालाब में और फिर तैर के यहाँ तक चला जाए, ठीक है। तीन इसके पास रास्ते। तो अगर मान लो कि ये ए से बी तक नीचे वाले पाथ को चूज करके जा रहा है या फिर ऊपर वाले पाथ को चूज करके जा रहा है तो इस केस में इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि ये ऐसे ही चला जाए तो जो पाथ का लेंथ होगा वही तो इसका मिनिमम डिस्टेंस भी होगा, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। तो देखो ध्यान से समझना इस चीज को, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब सेम होगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तब सेम होगा जब ऑब्जेक्ट एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करता रहो, अपना डायरेक्शन चेंज ना करे, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। दैट मींस कि अगर ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, एक स्ट्रेट फिक्स पाथ पे मूव कर रहा है और अपना डायरेक्शन थ्रू आउट द जर्नी चेंज नहीं कर रहा है तो उस केस में जो भी उसका डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी कि अगर ए से बी तक जा रहा है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम लोग बोल सकते हैं स्पीड और वेलोसिटी कब सेम होगा, तो जब ऑब्जेक्ट सेम पाथ पे चल रहा है तो वहां पे जो स्पीड होगा वही क्या होगा, उसका वेलोसिटी होगा। तो यहाँ तक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी में कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, यहाँ तक हमको लग रहा है। तो ये आपका था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। क्लियर है? इस को नोट करो फिर आगे बढ़ो। अब यहाँ पे देखो आपका ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो इसको पूरे क्वेश्चन को मैंने नहीं लिखा है, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। जैसे उसमें ये है कि एक सर्कुलर बोला स्क्वायर शेप का एक फील्ड, वहां से कोई एक स्टूडेंट जो है वो मूव करना स्टार्ट करता है और ये पूरा पेरीमीटर जो है वो 40 सेकंड में कवर कर लेता है। तो आपको ये बताना है कि अगर वो 140 सेकंड तक मूव करता रहा, 140 सेकंड तक मूव करता रहा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, क्या स्पीड रहा होगा ये पूरी जर्नी में और क्या उसका वेलोसिटी होगा। तो ये चार चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। तो पहले समझते हैं, हम लोग कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस से पहले हम कुछ इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो समझते हैं कि ये पूरा का पूरा पेरीमीटर जो है वो कितने सेकंड में कवर कर रहा है, 40 सेकंड। तो आप यहां से समझो कि पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर आपको पता होगा 42 साइड होता है। तो यहाँ पे अगर टोटल देखा जाए तो 10 into 4 दैट इज 40 मीटर पूरा जो है वो इसका पेरीमीटर है। इसको कवर करने में टाइम भी इसको लग रहा है 40 सेकंड का। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि जो स्पीड होगा, स्पीड जो रहा होगा वो क्या हो जाएगा 40/40 दैट मींस 1 मीटर पर सेकंड। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्ट डेटा हमको याद नहीं है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आप समझो, तो स्पीड आपका कैलकुलेट होगा, स्पीड आपका कैलकुलेट होगा कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड। अब यहां से पूछा जा रहा है डिस्टेंस कितना कवर होगा, तो आपको पता है कि डिस्टेंस के लिए आपको फॉर्मूला पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो आप देखो ना स्पीड कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड और कितने सेकंड तक मूव कर रहा है 140। दैट मींस टोटल जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना हो जाएगा 140 मीटर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आप देखो 1 मिनट में 1 सेकंड में अगर 1 मीटर मूव कर रहा है तो 140 सेकंड में कितना मूव करेगा 140 मीटर मूव करेगा। अब यहां से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी कैलकुलेट करना, ठीक है। तो ध्यान से समझना इस चीज। जैसे अगर हम लोग बात करें कि ये 40 सेकंड में यहां से मूव करा
यहाँ गया और फिर वापस यहीं पे आया। पूरा पेरीमीटर कवर करने का मतलब कि पूरी तरह से घूम के फिर से यहीं पे आया। तो आफ्टर 40 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करो तो आप लोगों के सही है, तो जहां से चला वहीं पे आके फिर से आ गया। तो आफ्टर 40 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर। फिर आप बोलो कि फिर से अगर वो चला 40 सेकेंड तो फिर से वहीं पे आ गया। तो यहाँ पे आफ्टर 80 सेकेंड की भी अगर बात करें तो आफ्टर 80 सेकेंड में क्या होगा? उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका क्या होगा? 0 मीटर, क्योंकि जहां से चला वहीं पे आया। फिर अगर बात करें फिर से 40 सेकेंड को मूव किया, तो देन आफ्टर 120 सेकेंड जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? 0 मीटर। ये चीज आ रहा होगा आपको समझ में कि अगर जहां से चलना शुरू किया 40 सेकंड के बाद फिर से वहीं पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0, चला और फिर 40 सेकंड के बाद वहीं पे आ गया, फिर से डिस्प्लेसमेंट 0, फिर चला फिर वहीं पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0। यानी कि 120 सेकंड में इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना रहा? 0। अब इसके पास कितना बचा? 20 सेकंड। तो अब देखो 10 सेकंड, अगर ये 40 सेकंड में ये चारों साइड कवर कर ले रहा है तो 10 सेकंड में पहले यहाँ जाएगा, फिर 10 सेकंड में यहाँ पे जाएगा। तो अब ये लास्ट के 20 सेकंड में इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? सॉरी, तो ये 10 यहाँ 10 यहाँ, तो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? ए से सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो अब देखो ये फिर से स्क्वायर है, ये 90 डिग्री, ये 10 और ये 10, तो ये क्या हो जाएगा आपका? √10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 10√2 मीटर। तो फाइनली जो आप बात करोगे आफ्टर 140 सेकेंड की, तब जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा? 10√2 मीटर। ठीक है, 10√2 मीटर आ गया आपका 140 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे आपको वेलोसिटी फाइंड करना है। तो देखो वेलोसिटी के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया 10√2, टाइम तो लगेगा आपका टोटल वही 140 सेकंड, क्योंकि हम लोग पूरा 140 सेकंड के लिए वेलोसिटी कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे क्या होगा? 140 अगर कैंसिल करो तो आपका आ जाएगा √2/40 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका क्या होगा? वेलोसिटी। क्लियर है चीज? तो इस तरह के क्वेश्चंस और मिलेंगे आपको, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसके बाद का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? एक्सेलरेशन। तो हम लोग पहले एक्सेलरेशन देखेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग ग्राफ के बारे में थोड़ा समझेंगे और ग्राफ के से फिर कुछ आगे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आप इसको अगर नोट करना चाहो तो